हाँ बच्चों, मैं जगदीश प्रसाद लखेरा, प्रवक्ता, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महोबा, आपको अकाउंटेंसी विषय पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैंने गैर व्यापारिक संगठनों में आपको इनके गैर व्यापारिक संगठन क्या होते हैं, इनका कार्य क्या है, इनके लेखे कैसे होते हैं, इनमें कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं और वो खाते कैसे बनते हैं, इन्हीं के अंतर्गत मैंने आपको प्राप्ति भुगतान खाता यानी आगम शोधन खाता और आय व्यय खाता, और इसके बाद अब आपको मुझे आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट बनाना बताना है। बैलेंस शीट का प्रोफार्मा मैंने कल आपको वीडियो में बता दिया था कि किस प्रकार से बनाना है, इसमें क्या क्या लिखा जाता है और कौन कौन से इसके मुख्य बिंदु हैं। अब आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हल करके मैं आपको बताता हूँ कि बैलेंस शीट को किस प्रकार से बनाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए। ये दिया हुआ है, एक क्लब का 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित प्राप्ति एवं शोधन खाता है, जिसके अंतर्गत शेष रोकड़ शेष दिया हुआ है, चंदा दिए, मनोरंजन कार्यक्रमों से आय, रद्दी कागजों की बिक्री, दान, वेतन, सामान्य व्यय, मनोरंजन कार्यक्रम, ये सारी मदें दी हुई हैं। और इसी के नीचे समायोजन दी हुई हैं। जैसे 1 अप्रैल 2000 वर्ष के अंत में 6000 चंदा प्राप्त होना शेष था, वेतन का 2000 रुपये दत्त था, विनियोग पर ब्याज 1000 प्राप्त होना बाकी था, मशीन एवं उपकरण पर 10% प्रतिवर्ष तथा फर्नीचर पर 20% प्रतिवर्ष की दर से हिरास काटना था। ठीक है। 1 अप्रैल 2014 को मशीन व उपकरण 1,60,000 के एवं फर्नीचर 50,000 के थे उसके पास। ठीक है। 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए क्लब का आय व्यय खाता तथा उक्त तिथि का चिट्ठा बनाना है। तो आय व्यय खाता तो हम आपको बता चुके हैं। तो इसका आय व्यय खाता तैयार करने के बाद हमें इनकम की जो सरप्लस है वो मिलती है 1000 रुपये। सरप्लस जो है 1000 रुपये है, सरप्लस 1000 रुपये है इनकम की सरप्लस। और इसमें जो कैपिटल फंड दिया हुआ है, कैपिटल फंड है 2,25,000। कैपिटल फंड 2,25,000 दिया हुआ है। ठीक है, ये कैपिटल फंड दिया हुआ है। अब हमें एक आर्थिक चिट्ठा बनाना है। इसमें हमें ये देख करके बनाना है कि क्या क्या इसमें लिखा जाएगा। तो अब देखिए, क्वेश्चन आपका ये रहा ऊपर। अब आपका सबसे पहले हम इसकी प्रोफार्मा बनाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ a club for the year ending 2015। इसका प्रोफार्मा तैयार कर लेंगे हम। यहाँ पर लायबिलिटी, अमाउंट, यहाँ पर एसेट्स, अमाउंट। ठीक है। तो एसेट साइड में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आएगा जो रोकड़ शेष था अंत में हमारा 9,000 रुपये, ये लिखा जाएगा कैश बैलेंस। ये था 9,000 रुपये, कैश बैलेंस लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम देखेंगे कि संपत्तियों में क्या क्या था। देखो लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2014 को मशीन व उपकरण 1,60,000 के थे, और हमने कोई मशीन उपकरण खरीदे तो नहीं, कोई मशीन नहीं खरीदी है। ठीक है ना। तो ये मशीन और उपकरण 1,60,000 के थे। मशीन व उपकरण में 10% प्रतिवर्ष ह्रास लगाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे
मशीन 1,60,000 माइनस डिप्रिसिएशन लगाना है हमें 16,000 रुपया। 10% इसका लगेगा 16,000, तो बचा कितना जी? 1,44,000। मशीन उपकरण 1,44,000 की बची है। ठीक है, अब इसके बाद मशीन उपकरण के बाद अब हम देखेंगे मशीन उपकरण के बाद। अब देखो लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर उपकरण हो गया फर्नीचर दिया हुआ है 50,000 का। इसमें हमने और तो नहीं खरीदा है, देख लेते हैं। नहीं खरीदा तो इस पर भी हमें डिप्रिसिएशन लगाना है 20% माइनस डिप्रिसिएशन 20%, यहाँ पर 10%। 20% लगाएंगे तो 10,000 इसका हमारा घट जाएगा, 40,000 आया। ठीक है, अब 40,000 आने के बाद अब हम ये देखेंगे 40। अब आगे देखते हैं, फर्नीचर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कोई संपत्ति तो नहीं है। सामान्य व्यय, मनोरंजन कार्यक्रम के लिए व्यय, अखबार व्यय, म्यूनिसिपल विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट, ये हमने इस वर्ष खरीदे हैं। इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, ये खरीदे गए हैं 30,000 के। 30,000 के इन्वेस्टमेंट आ गए। अब इसके बाद देखेंगे हमारी और कोई संपत्ति तो नहीं है। जैसे यह चंदा प्राप्त होना शेष था, तो यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपये। ये 6,000 रुपये चंदा हमें मिलना शेष था, ये हमारी संपत्ति है। ठीक है ना। और वेतन का 2,000 रुपये अदत्त था, तो ये यहाँ लिखा जाएगा आउट स्टैंडिंग सैलरी 2,000 यानी 2,000 रुपये था। इसके बाद है विनियोग पर ब्याज 1,000 रुपये प्राप्त होना बाकी था, तो लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये ये मिलना बाकी था, ये भी हमारी संपत्ति है। अब इसके बाद और देखते हैं कि और कुछ तो नहीं रह गया है। संपत्ति पक्ष में अब कुछ नहीं रह गया है। अब आगे देखते हैं जिस तरह आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में, तो अदत्त सैलरी हमने लिख दी। अब इसके बाद इसमें देखते हैं ये 2016 का जो चंदा हमें प्राप्त हुआ है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये है 2,000 रुपये। देखो ये लिखा हुआ है, ये चंदा मिला है 2014 का 5,000, 2015 का 25,000 और 2016 का 2,000। ये 2016 का एडवांस है, ये हमारा दायित्व है, ये हमें चुकाना पड़ेगा। ठीक है, ये लायबिलिटीज में लिखेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड ये लिखा हुआ है 2,25,000। इसमें हम ऐड करेंगे सरप्लस ऑफ इनकम 1,000 रुपये, ये हो गया 2,26,000। ये 2,26,000 रुपये हो गया। अब और देखते हैं कि हमारा और दायित्व कौन सा है जो रह गया है देने से, जो हमको देना है। ठीक, अब इसमें ऐसा कोई दायित्व नहीं है जो हमें अभी देना हो, बस बाकी सब कुछ हो गया। अब इसका टोटल करेंगे। हमने आपको बताया था कि इसका टोटल बराबर आता है दोनों पक्ष का, नहीं आया है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारा गलत है।
ये देखा जाता है। तो जोड़ते हैं यहाँ 2 26 4 2,30,000, यहाँ जोड़ते हैं 1,44,000, 44 और 6 50 और 50 और 3 53, 53 और 40 93, 93, 93 और 6 99, 100 30, 2,30,000। ये योग हमारा दोनों तरफ का बराबर आ गया, अतः हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा कि बैलेंस शीट किस प्रकार से बनानी है, उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि कैपिटल फंड, कभी कभी ये कैपिटल फंड हमें प्री बैलेंस शीट यानी 1 जनवरी की बैलेंस शीट बनाकर निकालना पड़ता है, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये कैपिटल फंड, इसमें सरप्लस और जो भी हमारे दायित्व हैं वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या एडवांस सब्सक्रिप्शन या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एडवांस एक्सपेंसेस जो भी हमने दिए हैं, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन और बाकी नोटबुक से देख करके सॉल्व कर लें। अब मैं आगे हम आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जिसमें कि प्राप्ति भुगतान खाते से पहले आय व्यय खाता बनेगा, इसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। ये आपको हम अगले इसमें बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक, आज के लिए इतना ही। गुड डे।